गर्मी में अमीर वर्सेस गरीब बेटी के ससुराल आई माँ। आज तो सुबह से ही मेरे सारे काम जल्दी निपट गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये भी काम पर गए हुए हैं और ऊपर से ये गर्मी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें भी खाने को आ रही है। एक काम करती हूँ, आज तो अपनी दोनों बेटियों के ससुराल हो आती हूँ। वैसे भी शादी के बाद बस एक ही बार मैं उनके घर गई थी। चलो वक्त खराब नहीं करती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। आज तो दोनों को उनके ससुराल जाकर चौंका दूंगी। भावना ऐसे ही बोलते हुए तैयार होने लगी और कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर अपनी बेटियों के ससुराल जाने को निकल गई। भावना की दो बेटियां थीं, इशिका और चंचल। दोनों की ही अब शादी हो चुकी थी और भावना अब अपने पति के साथ रहती थी। गर्मी का मौसम था, ऐसे में भावना पहले अपनी बड़ी बेटी के ससुराल जाने लगी। हे भगवान, कैसे शीशे जैसी धूप है, कितनी तेज लग रही है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर पहुंच जाती हूँ, नहीं तो यहाँ पर तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। भावना तेज तेज कदमों से चंचल के घर की तरफ को बढ़ने लगी। शीशे जैसी चमकदार धूप सभी तरफ फैली हुई थी। ऐसे में गरीब माँ पैदल ही पसीने में नहाते हुए किसी तरह चंचल के घर तक पहुंची। चंचल की शादी अमीर घराने में हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद भावना चंचल की हवेली तक पहुंच गई। वाह, क्या बढ़िया हवेली मिली है मेरी बेटी को रहने के लिए। माँ बाप के घर में तो मेरी बच्चियों ने बस ऐसे ही वक्त गुजार लिया, लेकिन मैं खुश हूँ। कम से कम मेरी एक बेटी को तो अच्छा घराना मिला। भावना ऐसे ही बोलते हुए अपनी अमीर बेटी चंचल के ससुराल में आ गई। अंदर सारे घर में अंधेरा पड़ा हुआ था। ऐसे में एक नौकरानी आकर भावना से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? हाँ जी, वो मैं ना चंचल की माँ हूँ। चंचल है ना इस घर की बहू। ओह ओके ओके, माफ कीजिए आपको खड़ा रखा। आइए यहाँ काउच पर बैठ जाइए, मैं अभी छोटी मालकिन को बुला कर लाती हूँ। नौकरानी भावना को काउच पर बैठाकर चंचल को बुलाने उसके कमरे में चली गई। कितना बड़ा हॉल है। ऐसे बड़े हॉल में तो मेरे घर जैसे 10 घर आ जाएंगे। साथ ही हर दीवार पर एसी लगा हुआ है। छत में 4-4 पंखे और सजावट का तो जवाब नहीं। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, कैसे स्वर्ग जैसा ससुराल पाया है। एक तरफ भावना अपनी बेटी का घर देख देख कर खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चंचल। What the hell? पता है कि ये मेरे रेस्ट करने का टाइम है, तो फिर क्यों आई हो? वो छोटी मालकिन, आपकी ना माँ जी आई हुई हैं। बस यही बताने आई थी कि वो नीचे काउच पर बैठी हुई हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। नीचे आ जाइए। माँ आई है, लेकिन इस वक्त क्यों? मेरी माँ को भी अभी ही टपकना था। पता है कि मैं आराम कर रही हूँ। अब तो जाना पड़ेगा। चंचल ऐसे बोलकर नीचे जाने के लिए भी अपने गहने वगैरह पहनकर रेडी होने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ भावना उसका इंतजार कर रही थी। ये चंचल आ क्यों नहीं रही है? कितनी गर्मी भी लग रही है। भले ही दीवारों पर एसी है, लेकिन चलाए हुए नहीं है। एसी भी बंद है। भावना अपना पल्लू हिला हिलाकर खुद को हवा करने लगी। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद चंचल मुंह बनाकर नीचे आई। माँ, क्यों आई हो? चंचल मेरी बच्ची, तू आ गई। दूर हटो माँ, अभी बाहर से आई हूँ। इतनी डस्ट आप पर उड़कर आई होगी। अच्छा ठीक है। बेचारी भावना पीछे हो गई और फिर चंचल उससे अलग वाले काउच पर पंखा ऑन करके बैठी। बेटा पंखा चला रही है? वैसे ये एसी किस तरह ठंडक करता है, एक बार चला कर दिखाना। नॉर्मल ही ठंडक करता है, ये क्या बात हुई? माँ, अगर आपको एसी की ठंडक में बैठना है तो वैसे बता दो, इस तरह बातें क्यों बना रही हो? और वैसे माँ, मैं एसी ऑन करने वाली तो हूँ नहीं। बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है इन एसी वगैरह को यूज करने से। अच्छा। अपनी माँ के लिए अमीर ससुराल में गई बेटी चंचल ने एसी तक ऑन नहीं किया। उसने सालों से बंद पंखा अपनी माँ के लिए चलाया, जिसको चलाते ही पंखे पर जमी सालों पुरानी धूल भावना के ऊपर आ गिरी। अरे बेटा, इस पंखे से तो बहुत गंदगी गिर रही है, इसे बंद कर दे। माँ, आप तो इस तरह से उछल रही हो जैसे कि अभी दूध से नहा कर आई थी। अरे आप तो खुद इतनी गंदी हो रखी हो, तो फिर इस जरा सी धूल से कैसा घबराना। चंचल की बात पर भावना बस चुप सी रह गई। उसके पसीने पर मिट्टी गिरकर चिपक गई थी। कुछ देर भावना ने चंचल से बात की कि उसने बेदिली से ही जवाब दिया, और फिर कुछ देर बाद भावना बोली, बेटा बड़ी जोरों से प्यास लग रही है, कुछ पिला दे। कुछ से क्या मतलब है? पानी है, रुको मैं आपको पानी ही पिला देती हूँ। चंचल ऐसे बोलकर पानी लेने रसोई में चली गई। भावना का ठंडा पानी पीने का दिल था, लेकिन चंचल टंकी से ही पानी का गिलास भर लाई। टंकी का पानी धूप की वजह से काफी गर्म आ रहा था।
अरे बेटा, ये गर्म पानी लाइए, ठंडा पानी नहीं है। ओहो माँ, ये वाला ही पी लो, कौन सा हमारे मायके में फ्रिज है। अरे चंचल, कौन आया हुआ है? और जा फ्रिज में से ही पानी ला। अरे भावना बहन आप हो? हाँ शांति जी, नमस्ते। चंचल की सास शांति अच्छे स्वभाव की औरत थी। वो भावना से काफी अच्छे से बातें करने लगी। उन दोनों को बातें करता देख चंचल खुद से ही बोली, माँ जी को भी अभी उठकर आना था। अरे मैं माँ को बस पानी देकर घर भेजने ही वाली थी, जो माँ टपक गई। अब क्या करूँ, मैं तो कमरे में जाकर लेट रही हूँ। माँ जी से बातें करके खुद ही चली जाएंगी। चंचल ऐसे ही मुंह बनाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर शांति से बात करने के बाद भावना बोली, अरे चंचल कहाँ गई? चलिए समधन जी, अब मैं घर चलती हूँ, आपका काफी वक्त ले लिया मैंने। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है भावना जी, आपका ही घर है। मैं चंचल को बुलाती हूँ। चंचल, चंचल। शांति की आवाज पर चंचल नीचे आई। बोलिए। तेरी माँ घर जा रही है। अच्छा बेटा, चलती हूँ, तू अपना ख्याल रख। हटाओ माँ, हाथ मत लगाओ। पता नहीं आपने हाथों को कब से नहीं धोया है, मेरे बाल साफ सुथरे हैं। चंचल की बात सुनकर हाथ जोड़कर भावना उसके ससुराल से निकल आई। अभी भी धूप सभी तरफ फैली हुई थी। चंचल के घर जाकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं उसके ऊपर बोझ बन गई हूँ। अब तो मेरा इसी वजह से इशिका के घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। हो सकता है उसे भी मेरी वजह से परेशानी हो। मैं घर को ही लौट जाती हूँ। गरीब माँ अपनी छोटी बेटी के घर जाने में झिझकने लगी, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी ने उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया था। अभी भावना थोड़ी ही पीछे चली थी कि तभी, हे भगवान, ये अचानक से रास्ता कैसे बंद हो गया? अब तो मैं पीछे भी नहीं जा सकती। अब मुझे ना चाहते हुए भी अपनी बेटी इशिका के घर ही जाना पड़ेगा। भावना डरते डरते कदम उठाते हुए अपनी छोटी बेटी इशिका के घर जाने को भी निकल पड़ी। गर्मी ज्यादा होने की वजह से उसके कदम भी आड़े टेढ़े ही पड़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद ही इशिका का छोटा सा गरीब सा ससुराल भी आ गया, जहां पता नहीं सभी क्या कर रहे होंगे। इशिका, ये किसकी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कि माँ आई हो। इशिका के घर में सभी बत्ती बुझाकर लेटे हुए थे। अपनी माँ की आवाज सुनकर इशिका जल्दी से बाहर आई और भावना को दरवाजे पर खड़ा देख वो उससे लिपट गई। तो क्या हुआ माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आई। आओ अंदर आओ। इशिका अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। उसकी माँ को कोई दिक्कत न लगे, इसलिए उसने उसके बैठने के लिए चटाई बिछाई और फिर, गर्मी इतनी ज्यादा है, मटके में तो पानी जरा सा भी ठंडा ही नहीं हो रहा है। काम करती हूँ, माँ के लिए पड़ोस में से एक पानी की ठंडी बोतल मांग लाती हूँ। वहीं माँ के लिए ठंडा पानी लेने इशिका पड़ोस में पहुंच गई, जहां से पानी लाकर उसने भावना को पिलाया। बेटा, घर में जैसा भी पानी था वही पिला देती, ऐसे पड़ोस से लाने की क्या जरूरत थी? अरे हाँ माँ, अब क्या मैं आपको गर्म पानी पिलाती? अरे लाइट चली गई, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? आ जाएगी लाइट भी। माँ, हमारे गांव में बस रात को लाइट आती है, दिन में नहीं आती, इसी वजह से मैं पंखा भी नहीं चला सकती हूँ। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको हाथ से हवा कर दूंगी। इशिका ने अपनी माँ को हाथ के पंखे से हवा की। वहीं उसकी सास भी बैठी हुई थी। कुछ देर बाद इशिका पड़ोसी के फोन से अपने पति को कॉल करने गई, जहां से उसका पति काम से लौटते हुए अपनी सास के लिए आइसक्रीम लेकर आया। अरे दामाद जी, इसकी क्या जरूरत थी? और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे इशिका ने पड़ोस के फोन से बताया। कौन है तेरी पड़ोसन जो इतना काम आती है? इसी तरह से परिवार में बातें होने लगी। शाम के वक्त इशिका अपनी माँ के लिए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठी, जिसमें भावना ने भी उसकी मदद करवाई। ऐसे ही चलते चलते शाम हो गई और अब शाम का खाना खाने का वक्त था। आज चाहा था कि लाइट जल्दी आ जाए, तो आज ही देर कर रही है। माँ आ जाओ, खाना खा लो, मैं पड़ोस से एक और ठंडे पानी की बोतल ले आती हूँ। इशिका पड़ोस से ठंडा पानी दोबारा लेने चली गई। उसके पीछे भावना भी गई कि तभी, अरे बहन, अगर इतना ही ठंडा पानी पीने का शौक है तो अपने घर में एक फ्रिज रखवा लो। मरे गिरे लोग भी फ्रिज के पानी का चस्का लगा रहे हैं। लो, और अब वापस पानी लेने मत आना। इशिका को उसकी पड़ोसन ने ताना देकर पानी दिया, लेकिन अपनी माँ के पास वो उसे खुशी खुशी लाई। ये देखकर भावना को एहसास हुआ कि उसकी दोनों बेटियों में कितना फर्क है। भावना ने इशिका के साथ खुशी खुशी बैठकर रात का खाना खाया। इस समय लाइट भी आ गई थी और खाने के बाद वो अपने दामाद के बुलाए ऑटो में बैठकर घर आ गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। भाभी, आपके गहने, चूड़ी और सैंडल सब कुछ बहुत अच्छे लग रहे हैं। शादी वाले दिन आप बहुत अच्छी लगेंगी। थैंक यू निशा।
अच्छा, मैं ये सारा सामान आपके कमरे में ले जाकर एक बार अच्छे से देख लूं? अरे निशा बेटा, घर के लिए भी लेट हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर नंद जी का इतना ही देखने का मन है तो उन्हें देख लेने दीजिए, जब तक मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। इतना बोलकर आकांक्षा अपनी दोस्त के साथ रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। और तभी बबीता अपनी दोस्त से कहती है, आकांक्षा तू पागल है क्या, जो अपना सामान शादी से पहले ही अपनी नंद को दिखा रही है। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, शॉपिंग करवाकर रास्ते से ही घर चले गए। और तेरी नंद कितनी जिद्दी है, जो तेरी सास के साथ घर तक आ गई और अब एक एक सामान खोल कर देख रही है। तो क्या हो गया बबीता, आखिर वो मेरी ननद है। तू सच में बहुत मासूम है। मैंने सुना है नंद बड़ी लालची होती है, भाभी के सामानों पर उनकी नजर रहती है। अगर उसे तेरी कोई चीज पसंद आ गई ना तो वो तुझसे तेरी चीज छीन लेगी। ऐसी बात नहीं है बबीता, मेरी नंद बहुत अच्छी है, तुम चिंता मत करो। और अगर मेरी कोई चीज उसे पसंद भी आ गई तो मैं उसे दे दूंगी। अब तुझे कैसे समझाऊं, तेरा तो दिल इतना बड़ा है कि तुझे समझाना ही कुछ बेकार है। इतना बोलकर बबीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द दोनों दोस्त की शादी हो जाती है। जहां एक तरफ बबीता अपनी अमीर 2 मंजिला मकान में जाती है तो वहीं उसके पड़ोसन बनकर आकांक्षा एक छोटे से घर में जाती है। चलो, मेरे भाई की शादी हो ही गई। भाभी, आप शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही हैं। पता है, माँ ने आपके लिए शादी का जोड़ा पूरे 50,000 रुपए का खरीदा है। वैसे आपकी चूड़ियां तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। अरे बस खड़ी खड़ी भाभी से बातें ही करती रहेगी या उसे उसके कमरे तक भी ले जाएगी? बेचारी बहुत थक गई होगी। हाँ माँ, अभी ले जाती हूँ। सुमन अब बड़े ही प्यार से बबीता को उसके कमरे तक ले जाती है और अपनी पायल उतारते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी वैसे मेरी पायल काफी भारी है, पर मुझे आपकी पायल ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या आप मुझसे अपनी पायल बदलोगी? हाँ दीदी, क्यों नहीं। अगर आपको मेरी पायल पसंद है तो आप ले लीजिए। क्योंकि बबीता भी ससुराल में आई थी इसलिए वो सुमन को अपनी पायल देने से मना नहीं कर पाती। जहां एक तरफ ससुराल में आते ही बबीता की अमीर नंद अपनी भाभी की पायल ले लेती है तो वहीं आकांक्षा अपने गरीब ससुराल में जाती है तो निशा बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को चांदी की अंगूठी देती है। भाभी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मैंने ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे जोड़े उससे आपके लिए चांदी की अंगूठी ली है। आपको मेरा गिफ्ट पसंद तो आया ना? पर इसकी क्या जरूरत थी निशा? बहू आकांक्षा का बचपन से ही सपना एक था कि वो अपनी भाभी के साथ बहन की तरह रहे, तो तू अपनी बहन का तोहफा समझ कर रख ले। ससुराल में आते ही आकांक्षा की नंद अपनी औकात से बढ़कर अपनी भाभी को गिफ्ट देती है। अब अगले दिन दोनों बहुओं की अपने ससुराल में पहली रसोई होती है तो सुमन सब्जियां लेकर सीढ़ियां चढ़ती हुई रसोई में जाती है। ये लो भाभी, देख रही हो 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर सब्जी लेकर आई हूँ। हाथ लाल पड़ गए इसलिए मैं अंगूठी नहीं पहनती, पर कल से आपको नीचे से सब्जी लेकर आनी पड़ेगी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ आपने जो अंगूठी पहनी है वो उतार कर मुझे दे दो, क्योंकि घर के कामों में आप इतनी अच्छी रिंग नहीं पहन पाओगी। और वैसे भी आपकी अंगूठी का डिजाइन मुझे तो बहुत पसंद आया। आप जानती है, मैंने पूरा मार्केट छान मारा पर मुझे इस डिजाइन की अंगूठी नहीं मिली। अरे बहू, लगता है तेरी ननद को तेरी अंगूठी पसंद आ गई है, तो इसे उतार कर दे दे, मैं तुझे दूसरी अंगूठी दे दूंगी। पर माँ जी, ये अंगूठी मेरी माँ ने मुझे दी थी। तो क्या हुआ बबीता, मेरी जब पहली सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें फिर से सेम अंगूठी लाकर दे दूंगा। वैसे भी मेरी बहन बस 1 महीने की मेहमान है, उसके बाद पता नहीं बेचारी कब आ पाएगी। रवि और बबीता के कहने पर न चाहते हुए भी बबीता अपनी माँ की दी हुई अंगूठी अपनी नंद को दे देती है और अपनी पहली रसोई की रस्म करती है। कुछ देर बाद खाना बनाकर थोड़ा सा खाना सीढ़ियां उतरकर नीचे ले जाकर अपनी दोस्त आकांक्षा को देती है, जहां वो अपनी दोस्त के हाथों में चांदी की अंगूठी देख उससे कहती है, आकांक्षा, शादी के वक्त तूने कोई अंगूठी नहीं ली थी, फिर तेरे हाथों में ये चांदी की अंगूठी? हाँ, ये अंगूठी मेरी ननद ने दी है। अच्छी लग रही है ना? देखा, कहा था ना मैंने तुमसे, मेरी नंद बहुत अच्छी है। पर ये क्या, तूने नकली पायल क्यों पहनी है? तेरी पायल कहाँ गई? कहीं खो ना जाए इसलिए मैंने अपनी अंगूठी और पायल दोनों निकाल कर रख दी है। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। और ये ले, मैं तेरे लिए लाई थी। बबीता अपने घर जाती है, सीढ़ियां चढ़ती हुई खुद से कहती है, मेरी नंद तो बड़ी चालाक निकली, अपनी नकली पायल मुझे देकर चली गई और मैं बेवकूफ इसे असली पायल समझती रही। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गरीब आकांक्षा जब तैयार हो रही होती है तो निशा अपनी भाभी के झुमके देख उससे कहती है, भाभी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, पर आपकी साड़ी पर ये झुमके मैच नहीं हो रहे। आप एक काम करो, आप मेरे वाले झुमके पहन लो। बिना सोचे समझे बबीता अपना झुमका उतार कर अपनी भाभी को दे देती है। तो वहीं ऊपर कमरे के अमीर बबीता जब तैयार होकर बाहर आती है तो वो एक बार फिर उसकी नंद की नजर उसके झुमके पर पड़ती है और एक बार फिर वो अपनी भाभी से उसके झुमके मांग लेती है।
भाभी आपके झुमके कितने अच्छे लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल मेरी ड्रेस के मैचिंग के। प्लीज भाभी आप अपने झुमके मुझे दे दो ना, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। अरे बहू दे देना, इतने प्यार से मांग रही है, तेरे पास कोई कमी थोड़ी ना होगी। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, कहने को तो इतने अमीर है पर ये नंद सब चीज मांगे जा रही है और ये सासू माँ भी इसकी तरफदारी करती है तो मुझे और अपनी चीज देनी पड़ जाती है। बबीता अपने झुमके उतार कर भी अपनी नंद को दे देती है। कुछ देर बाद नंद, बबीता और सास जाकर अपने घर की बालकनी में खड़े होकर चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके घर से थोड़ी दूरी पर से गरीब आकांक्षा अपनी नंद के साथ आ रही है। पर तभी रास्ते में उसकी चप्पल टूट जाती है और ये सब कुछ बबीता अपनी नंद के साथ ऊपर बालकनी से देख रही होती है। ये लो भाभी, आपकी चप्पल भी सही समय पर टूटी है, घर ज्यादा दूर नहीं है, आप एक काम करो, आप मेरी चप्पल ले लो। अगर मैं तुम्हारी चप्पल ले लूंगी तो तुम क्या पहनोगी? बहू निशा की तो आदत है नंगे पैर घूमने की, ये नंगे पैर चल लेगी। शांति बहन, अगर अपनी बहू को भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की चप्पल दिला देते तो आज तुम्हारी बेटी को नंगे पांव चलना ना पड़ता। निशा बहू, तुम दोनों सुमित्रा की बातों पर ध्यान मत दो और बहू तुम अपनी नंद की चप्पल पहनो और चलो। शांति के कहने पर निशा अपनी भाभी को अपनी चप्पल दे देती है और खुद नंगे पैर घर तक जाती है। ये सब देखकर अभी बबीता को खुद के लिए बहुत बुरा लगता है और एक दिन वो अपने 2 मंजिला घर की सीढ़ियां उतरकर नीचे अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। बबीता, मैं तो गरीब हूँ इसलिए सिंपल हूँ, पर तुम तो अमीर हो, फिर तुम इतनी सिंपल क्यों रहती हो? गहने पहना करो ना। अब बबीता सारी बात अपनी दोस्त को बताकर अपना दुख हल्का करती है, जिसके बाद आकांक्षा बबीता से कहती है, ये तो बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, पर तुम्हें अब खुद सब कुछ ठीक करना होगा। तुमने कहा था ना कि कल तुम्हें पार्टी में जाना है, इसलिए तुम यहाँ आज मुझे साड़ी मांगने आई हो। एक काम करो, जो तुम्हारे पास रखा है वही पहनो और घर वालों को एहसास दिलाओ कि तुम्हारी नंद कितनी लालची है। आकांक्षा के कहने पर अब बबीता ऐसा ही करती है और घर जाती है। अगले दिन जब सब पार्टी के लिए तैयार होते हैं तो बबीता बिल्कुल सिंपल साड़ी, चप्पल और बिना गहनों के सीढ़ियों से नीचे आती है। उसे देख रवि और सुमित्रा उस पर भड़कने लगते हैं। देख रहा है बेटा अपनी बीवी को, अपनी उस गरीब दोस्त के साथ रह रहकर ये भी गरीब हो गई। अरे बहू, हमें पार्टी में जाना है, तैयार तो हो जा। माँ जी, क्या पहनकर तैयार हूँ? सब कुछ तो आपकी बेटी ने ले लिया, वो भी आपके सामने, और आप चुपचाप देखती रही। और रवि जी, आप तो कह रहे थे सैलरी मिलते ही आप मुझे हर चीज दिलाएंगे, पर आज तक आपने कुछ नहीं दिलाया। अब मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं पहन कर जाऊं? मेरा सब कुछ तो नंद जी ने ले लिया और आज तो नंद जी हीरोइन बनकर खड़ी है। उन्होंने हर एक चीज मेरी पहनी है, चाहे वो कान के झुमके हों या पैरों की चप्पल। सुमित्रा, तुम्हारी बहू बिल्कुल सही कह रही है। बोलने को तो तुम अमीर हो, पर अपनी बहू पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तो अपनी बेटी पर था। ये लो बहू, मैं अपनी बहू की साड़ी ले आई हूँ। तुम्हारी अमीर सास ने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया, पर मेरी गरीब बहू की साड़ी तुम पर बहुत जचेगी। शांति की बात सुनकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ऊपर सीढ़ियां चढ़कर कमरे में जाती है और अलमारी से जाकर अपने कुछ गहने, कपड़े और चप्पल लाकर अपनी बहू को देती है और अपनी बेटी को फटकार लगाती है। तू लालची है, ये तो मैं जानती थी, पर इतना ज्यादा मैंने सोचा नहीं था। तेरी वजह से आज मेरी इंसल्ट हुई और मेरी बहू ऐसी हालत में थी। मुझे लगता है कि अब तुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए। इस तरह सुमित्रा खुद अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज देती है और रवि वो हर चीज अपनी बीवी को दिलाता है जो उसकी नंद ने उससे छीना था।